अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं शराफत अफजल और आज मैं जिस टॉपिक पे आपको लेक्चर देने के लिए हज़रत खिदमत हुआ हूं उसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर मैनकीव की बुक से प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आप इजीली इस बुक को पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज हैं उसको और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप समझ पाएंगे। इस कोर्स और ये लेक्चर आपको जो है बीएस कॉमर्स और बीएस इकोनॉमिक्स की क्लासेस को समझने में बड़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर जो है वो 2 प्रोग्राम पर मुश्तमिल होगा, प्रोग्राम नंबर 1 एंड प्रोग्राम नंबर 2। अब प्रोग्राम नंबर 1 में सबसे पहले हम देखेंगे कि एन ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। तो ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इकोनॉमीज। मीनिंग क्या है इसके कि हाउस होल्ड की मैनेजमेंट कैसे की जाए। अब देखें कि एक फैमिली जो होती है वहाँ पे ये इस तरह है कि जिस तरह एक हाउस होल्ड होता है उसमें डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स होते हैं और उनको डिफरेंट असाइनमेंट टास्क की जाती हैं। अब हर फैमिली मेम्बर की अपनी अपनी डिज़ायर्स होती हैं, तो अब इन डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो हार्ड वर्किंग करते हैं और अपने डेली जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको मीट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हाउस होल्ड है उन्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसको स्कारसिटी कहते हैं। स्कारसिटी का ये मतलब है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो प्रॉब्लम हमें फेस होती है स्कारसिटी होती है। तो ये बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज को कहते हैं कि हमारी जो रिसोर्सेज में लिमिटेशंस होती है। तो अब एक इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज करें और कैसे जो है एक हाउस होल्ड की हम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। बेसिकली इकोनॉमिक्स ये एक सब्जेक्ट है। अब अगर देखें तो कि अब इकोनॉमिस्ट जो है इसमें ये स्टडी किया जाता है कि वो इकोनॉमिस्ट आपको बताते हैं कि आपने कितना हार्ड वर्क करना है, कितनी चीज़ें खरीदनी है, कितनी परचेज करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी सेविंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक हाउस, अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस यहाँ पे आता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल यूनिट की जो हम स्टडी करते हैं, एक सिंगल किसी भी एलिमेंट की किसी की पार्टिकल की, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इकोनॉमिस्ट जो है डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं ऑन एग्रीगेट बेस लेवल पे। अब एग्रीगेट बेस लेवल पे ये होगा कि हम देखते हैं जब मतलब जिस तरह जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, तो उसको हम एक सिंगल यूनिट में नहीं लेते बल्कि ओवरऑल जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो इन तीनों का जो कंबाइंड जो हमारे पास आउटवे आता है, आउटकम आता है, उसको हम एग्रीगेट लेवल पे देखते हैं। इसके अलावा हम अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल पूरी सोसाइटी में, पूरी कंट्री में जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड उनकी स्टडी करते हैं। और नंबर 3 इन्फ्लेशन रेट यानी परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी, उसको हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम ओवरऑल पूरी सोसाइटी के अंदर या पूरी कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर देखते हैं कि कितनी इन्फ्लेशन है, कितनी महंगाई है और क्या है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, हर चीज़ के कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं, इस तरह इकोनॉमिक्स के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। देयर आर 10 प्रिंसिपल जो हैं वो होल्ड करते हैं जिस पे ये सारी इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस करती हैं। अब प्रिंसिपल 1 में हम कहते हैं कि हाउ टू पीपल मेक अ डिसीजन, कि लोग कैसे डिसीजन करें। तो उसके लिए देखें कि लोग जो है वो इकोनॉमिक्स का जो एक एजेंट होता है, जिस तरह एक फैमिली मेम्बर है या हाउस होल्ड है, तो या प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, तो वो डिसीजन जो है वो करते हैं ऑन रैशनल बेसिस के ऊपर। वो अपने आप को देखते हैं कि करंट इंफॉर्मेशन को
प्रीवियस इंफॉर्मेशन को देख के फिर वो डिसाइड करते हैं। फिर अगर कोई बंदा मार्केट में जाता है कंज्यूमर की हैसियत से, तो वो देखता है कि पहले प्राइस पूछता है कि इस गुड की कितनी प्राइस है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आया ये प्राइस, मुझे इस प्राइस पे ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और इवन दिस गुड इज गुड फॉर मी और बैड फॉर मी। नंबर टू, इस तरह अब जब लोग डिसीजन लेते हैं, देखें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके साथ ये मिला जुला सेकंड प्रिंसिपल भी है। तो जब लोग डिसीजन लेते हैं तो वो उनके पास क्या डिसीजन होती है, जिस तरह के एक हाउस होल्ड है, तो वो जब जाके वर्क करता है तो उसके पास अगर एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो उन 24 आवर में उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या वो 24 के 24 घंटे अपने काम काम करे, ये 24 के 24 घंटे वो लैयर करे, जिसको आराम कहते हैं उर्दू में। तो अब वो वर्क करेगा तो 24 आवर तो वो उससे अर्निंग करेगा, और अगर लैयर करेगा तो उसकी अर्निंग नहीं होगी, बस उसको यानी आराम और सुकून होगा। तो अब वो डिसाइड करेगा ऑन द बेस ऑफ इज इनकम और एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर आपने देख के वो डिसाइड करेगा कि उसको अभी वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल में कहता है कि कास्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। तो वो उसकी देखेगा कि उसकी क्या कास्ट है। इसको हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट, यानी बेस्ट यूज ऑफ अल्टरनेटिव। एक बंदा अगर 8 घंटे काम करता है 24 में से और 16 घंटे आराम करता है, तो वो 8 घंटे जो है वो जब काम करता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है वो इन 8 घंटों को अगर घर में जाके सो जाए या लैयर करे तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। अगर वो 8 की जगह 10 घंटे काम करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, उसको ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस चाहिए, तो अब उसका जो लेयर है वो कम हो गया 14 घंटे आ जाएगा। तो वो 14 आवर्स जो है वो क्या कर रहा है कि उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है, यानी बेस्ट यूज ऑफ अल्टरनेटिव। रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन। तो जो रैशनल लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि इकोनॉमिक, मैंने आपको पहले बताया कि इकोनॉमिक एजेंट जो होता है वो रैशनल होता है, वो मार्केट की सिचुएशन को देख के अपना फैसला करता है कि आया ये गुड उसके लिए अच्छी है या बुरी है। इस तरह कंज्यूमर जो है वो हमेशा डिमांड करता है चीज़ों की, और प्रोड्यूसर हमेशा सप्लाई करता है। तो कंज्यूमर जो है जब वो डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो पहले सोचता है, देखता है कि अगर उसकी प्राइस उस गुड की जो उसकी यूजफुलनेस है उसको देख के अगर उसको मीट करती है तो वो गुड उसको खरीदेगा, अदरवाइज वो गुड परचेज नहीं करेगा। और इस तरह प्रोड्यूसर जो है जब गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट के अंदर बेचता है तो वो देखता है कि उसकी पर यूनिट कास्ट पूरी हो रही है या नहीं। अगर कास्ट उसकी निकल रही है और उसको मार्जिन बेनिफिट हो रहा है तो वो उस पे सेल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब जितने भी इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंसेंटिव के ऊपर, कि उनको हाउ मच दे गेट अ इंसेंटिव टू परचेज दिस गुड्स और टू सेल दिस गुड्स। तो अब देखें, अगर हम कंज्यूमर साइड पे बात करें तो कंज्यूमर जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करता है, डिमांड करता है। अब इस डायग्राम में आप देखें तो ये डिमांड की डायग्राम है। तो हॉरिजॉन्टल साइड पे हमारे पास क्वांटिटी और वर्टिकल साइड पे प्राइस है। अगर P2 को हम बेंचमार्क प्राइस कह दें, P2, तो ये देखें कि अगर कंज्यूमर जो है, प्रोड्यूसर जो है, कंज्यूमर जो है वो P3 पे वो कहेगा कि प्राइस कम हो और गुड की क्वांटिटी ज़्यादा मिले, तो वो P3 प्राइस को प्रेफर करेगा। ऑन अनदर एंड देखें तो प्रोड्यूसर की सप्लाई साइड होती है जो पॉजिटिव साइड पे होती है। अब वो सप्लाई साइड रिलेशनशिप में प्रोड्यूसर हमेशा कोशिश करेगा कि प्राइस जो है P1 पे हो और क्वांटिटी वो Q3 पे बेचे। तो आप देखें ये जो है हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा है उसमें कि जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हैं या कोई भी इकोनॉमिक एजेंट है वो डिसीजन करेगा कि उसको कितना इंसेंटिव मिल रहा है, तो उस पे वो डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर अपने सप्लाई साइड पे और कंज्यूमर डिमांड साइड पे। वो उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 5 में कहता है कि ट्रेड मेक अ बेटर ऑफ। ट्रेड जो है दो कंट्रीज को बेटर ऑफ करेगा। जब गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंट्री में प्रोड्यूस होंगी तो देखें, अगर दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं लाइक इंडिया और पाकिस्तान, तो अगर पाकिस्तान की स्पेशलाइजेशन राइस में है और इंडिया की स्पेशलाइजेशन शुगर में है, शुगर केन में है,
तो अगर इंडिया के लोग शुगर कैन अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, उनकी लैंड फर्टाइल है, इससे पाकिस्तान की जो लैंड है वो भी फर्टाइल है, वो राइस प्रोड्यूस करती है, तो अच्छी किस्म का राइस जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया को, और इंडिया से हम शुगर कैन खरीदेंगे। तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि हमारे शहरियों को इंडिया की प्रोडक्ट सस्ती मिलेगी, और हमारी प्रोडक्ट इंडिया के शहरियों को सस्ती मिलेगी, और इस सस्ती मिलने की वजह से हमारा जो कंज्यूमर है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और इंडिया का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि उनको मियारी चीज़, अच्छी चीज़ जो है वो सस्ते दामों मिलेगी, क्योंकि इंडिया स्पेशलाइजेशन उस प्रोडक्ट में करेगा और पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट में करेगा, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हैं वो बेटर ऑफ हो जाएंगे। नंबर 6, मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मार्केट को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इसमें हम देखें कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, हाउ मच प्रोड्यूस, एंड हु प्रोड्यूस। तो ये तीन क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में, व्हाट, हाउ एंड हु, दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक्स इज द कॉल्ड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इन विच वी रेज अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट, हाउ एंड हु। तो इसको हम देख के इकोनॉमिक एजेंट डिसीजन करेगा कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए, कितनी प्रोड्यूस की जाए, और कौन प्रोड्यूस करे। तो प्रोड्यूस हमेशा कंज्यूमर प्रोड्यूसर करेगा, कितनी प्रोड्यूस करेगा मार्केट बेस पे सर्वे करके कि ये गुड्स एंड सर्विसेज लाइक के, अगर अभी हमारा विंटर सीजन चल रहा है हमारे इलाके में, तो हमें देखें कि समर जो विंटर सीजन के लोग हैं वो कौन सी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मतलब अपर हो गया, या जींस जो इस तरह की गुड्स जो अपर वगैरह या गर्म जो कपड़े होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। इसके बदले में अगर वो इलाके जहाँ पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है तो वो दूसरी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। तो आप मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई को देखते हुए हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे इकोनॉमिक एजेंट होने की वजह से। तो इसके लिए बेसिकली दो स्कूल्स ऑफ थॉट इकोनॉमिक के वर्क करते हैं, वन इज द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड सेकंड वन इज द केनेडियन स्कूल ऑफ थॉट। द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट सेड दैट इकोनॉमी स्टार्ट फ्रॉम सप्लाई साइड। ये क्लासिकल कहते हैं कि सप्लाई को आप बढ़ाएं तो डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ किनेसियन स्कूल, किनेसियन कहते हैं कि डिमांड साइड को इंक्रीज किया जाए तो सप्लाई ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। दिस इज बेसिकली एन की प्रिंसिपल, सिक्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। द सेवन प्रिंसिपल सेड दैट द गवर्नमेंट कैन समटाइम इंप्रूव मार्केट आउटकम। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सेवन प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि जब क्लासिकल जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बेसिकली कहता है लीज फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए, इकोनॉमी में किसी की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। यानी क्या होना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे को मैच करें, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर क्या हो कि यानी प्राइजेस जो है वो एडजस्टमेंट करें डिमांड और सप्लाई को। लेकिन जब मार्केट फेलियर आ जाए तो उस वक्त गवर्नमेंट की इंटरवेंशन लाजमी होती है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था किनेसियन स्कूल ऑफ थॉट ने। और इस पॉइंट ऑफ व्यू के देने की वजह से बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्जिस्ट हुई है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बेस है वो 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद हुई है। उससे पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, और उस वक्त वो हमेशा माइक्रो बेस इकोनॉमी के ऊपर बात करते थे। अब देखें कि जब हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी तो उसका मतलब क्या हुआ। देखें कि अगर लिजिज फेयर इकोनॉमी है मार्केट में, और इकोनॉमी जो है वो फ्री हैंड में चल रही है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन, तो अब क्या होगा कि जो इकोनॉमी के अंदर दो तरह की सिविलाइज सोसाइटी है, वन इज द कैपिटलिस्ट एंड सेकंड वन आर द वर्कर। तो वो जो रिच पर्सन है पूरे का पूरा सरमाया उनके पास चला जाएगा। अब गवर्नमेंट उनके ऊपर इंटरवेन करके उनके ऊपर टैक्सेस इंपोज करेगी। जब टैक्स इंपोज करेगी तो वो सारी चीजें जो है वही जो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करके वो पुअर को सब्सिडी देगी, तो माशरे में इक्विटी आ जाएगी। और एफिशिएंसी का मतलब ये है कि बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हाउ टू यूज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम करके आउटकम को अपनी जीडीपी को बढ़ाएंगे, और उसकी जीडीपी के बढ़ने की वजह से हमारे पास जो है ना सोसाइटी में इक्वलिटी आएगी। तो प्रिंसिपल नंबर 8 क्या होगा कि अगर जब एक
इक्विटी आएगी तो कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड अपॉन एबिलिटी टू प्रोड्यूस। तो गुड्स एंड सर्विसेज अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम एबिलिटी को बढ़ाएंगे, ज़्यादा गुड प्रोड्यूस होंगी, हम अपनी कंट्री की जो नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे, तो एक्स्ट्रा जो हमारे पास गुड्स बच जाएंगे उनको हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, इन द शेप ऑफ यूएस डॉलर रिजर्व्स आएंगे। जब रिजर्व कंट्री में आएंगे तो हमारा जो फॉरेन अकाउंट, जो करंट अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, जिसको हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से हमारा इंप्रूव होगा, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारा बढ़ जाएगा और हमारे सिटीजन इजीली गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकेंगे। तो बेसिकली ये सब कुछ होगा प्रोडक्टिविटी की वजह से। अब प्रोडक्टिविटी के 3 फैक्टर होते हैं, लैंड, कैपिटल एंड लेबर। तो अब जब नई इंडस्ट्री लगेंगी, ज़्यादा लैंड यूज होगी, लैंडलॉर्ड का रेंट बढ़ेगा, लैंडलॉर्ड का रेंट बढ़ेगा, नई इंडस्ट्री लगेंगी तो कैपिटल हायर करेंगे लोग, कैपिटल हायर करेंगे तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे भी एक्टिविटी चलेगी। नंबर थर्ड लेबर, जब नई इंडस्ट्री लगेगी, नए लेबर हायर होंगे, नए लेबर आएंगे, उनको वेजेस मिलेंगी, वेजेस मिलेंगी तो वो मार्केट से नई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, जिसकी वजह से उनके जो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा। अब देखें नॉन प्रिंसिपल क्या है कि प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी। तो जैसे कि मनी जो है, बेसिकली इकोनॉमिक्स में 3 तरह की मार्केट्स होती हैं, गुड्स मार्केट, लेबर मार्केट एंड मनी मार्केट। तो मनी मार्केट बेसिकली हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो मनी की सप्लाई करता है। तो आप देखें कि सेंट्रल बैंक जो है वो प्रिंट करता है मनी को। तो मनी जो है प्रिंट करना एज सच कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये मनी हमारी पॉकेट में होते हैं, जिसकी वजह से हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। लेकिन इकोनॉमी में कुछ सिचुएशन आती हैं, जिस तरह हम बिजनेस साइकिल को पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में बूम भी आती है और रिसेशन भी आती है। रिसेशन जब सर्द बाजार जिसको कहते हैं, उस वक्त मनी की सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है, वहां पे तो टू मच हम प्रिंट मनी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम रिसेशन से निकल के रिकवरी की तरफ आएंगे। लेकिन अगर बूम कंडीशन में इकोनॉमी चल रही है उस वक्त हमें टू मच मनी प्रिंट करेंगे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट और बढ़ती जाएगी। पैसे तो लोगों के पास बहुत होंगे, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी और वो प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाएगा। द लास्ट प्रिंसिपल इज सोसाइटी फेस द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं बात कर रहा था कि इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से आपकी जो रियल वेजेस हैं कम होती हैं, उसकी वजह से लेबर डिमांड बढ़ती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा लोग हायर करते हैं। देखें कि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो यानी आउटपुट प्राइस बढ़ती हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी रियल वेज लेबर की कम होगी तो वो ज़्यादा लेबर हायर करेगा। हायर करने की वजह से उस लेबर को वो क्या करेगा कि वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो ये जो है ना, ये शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ, जिसको फिलिप्स कर भी कहते हैं, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट प्रिंसिपल था। सो डियर स्टूडेंट, ये आज की वीडियो जो है इस पे हमने बेसिकली बेसिक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक्स के कितने प्रिंसिपल्स हैं और कैसे इकोनॉमी वर्क करती है। इंशाअल्लाह लजीज ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बारे में न्यू जो है चैप्टर वाइज हम आपको लेक्चर जो है ना इसके बारे में डिटेल के साथ बताएंगे, और होप कि यू विल लाइक माय वीडियो। इंशाअल्लाह लजीज, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय वीडियोस। ओके, अल्लाह हाफिज़।